आज की कहानी सुनने से पहले कुछ पहेलियां सुनिए फैक्ट्स की सूरत में। ये प्राकृतिक संसाधनों के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। अगर कीमत लगाई जाए तो लगभग 1800 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। इतने में भारत के हर नागरिक को लगभग 12 से 13 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगले फैक्ट में विडंबना देखिए। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे रक्त रंजित देश है। लगातार चल रहे हिंसक संघर्षों में 60 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस देश को दुनिया का फेफड़ा भी कहते हैं। इस देश के जंगलों में दुनिया के कुल कार्बन का 7% स्टॉक है और अगर ये देश ना हो तो इस दुनिया की तकनीकी श्रेष्ठता धरी की धरी रह जाए। वजह हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लिथियम आयन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला कोबाल्ट। ये एक ट्रांजिशन मेटल है। इस देश में दुनिया के कुल भंडार का 60% कोबाल्ट जमा है। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस देश की बात यहाँ पर की जा रही है। जिन्हें याद आ गया उनको बधाई, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, उनके लिए हम बता देते हैं। ये कहानी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआर कॉन्गो की। दुनिया में कॉन्गो नाम से दो देश हैं, एक तो है डीआर कॉन्गो और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोनों अलग अलग हैं, उनकी सीमा आपस में मिलती है। आज का बैकग्राउंड डीआर कॉन्गो का है। हम दुनियादारी में डीआर कॉन्गो का पूरा इतिहास बता चुके हैं। आपको उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहां क्या हो गया ये भी आपको बताते हैं। डीआर कॉन्गो के कई शहरों में पिछले कई दिनों से हिंसा का चक्र घूम रहा है। हिंसा तो वहां दशकों से हो रही है, लेकिन इस बार निशाने पर कोई और है। इस बार भीड़ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में शामिल सैनिकों पर हमले कर रही है। अभी तक 3 सैनिकों की हत्या हो चुकी है, इनमें से 2 भारतीय हैं। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जारी हिंसा की पूरी कहानी क्या है, यूएन पीस कीपिंग मिशन क्या है और पीस कीपिंग मिशन में भारत की भूमिका क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। अगर आप इंटरनेशनल वॉर की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो एक काम की जानकारी है। हिंदी में 2 किताबें हैं, अनब्रोकन और द अमेरिकन सिविल वॉर। इनको आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। कहाँ? कुकू एफएम पर। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज। कुकू एफएम दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर भी हैं, इसलिए यहाँ पर लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर भी मिल रहा है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का लाभ आपको कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का एक छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचिए। सूचना समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां बात यूएन के पीस कीपिंग मिशन की होगी। शुरुआत शा से, यानी पहले बैकग्राउंड। पीस कीपिंग फोर्स का शाब्दिक तर्जुमा है शांति रक्षक सेना, यानी एक ऐसी सेना जो किसी हिंसाग्रस्त इलाके में शांति स्थापित करने में मदद करे। पीस कीपिंग फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? शांति समझौतों को मॉनिटर करने के लिए, शांति समझौते को लागू कराने में मदद के लिए, विवादित इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव में मदद कराने के लिए। आमतौर पर इन परिस्थितियों में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती की जाती है, मगर उनका दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। इनका मकसद देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से पीस कीपिंग फोर्स न्यूट्रल होती है, वो किसी का पक्ष नहीं लेती। इसके अलावा उन्हें युद्धग्रस्त इलाकों में आम नागरिकों की तरह के अधिकार मिले होते हैं, यानी पीस कीपिंग फोर्स पर हमले को वॉर क्राइम माना जा सकता है। एक आम धारणा यह है कि पीस कीपिंग फोर्स सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के पास है। ये पूरा सच नहीं है। ये सही बात है कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली पीस कीपिंग फोर्स यूएन की है, लेकिन नेटो, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और बाकी देश भी जरूरत के हिसाब से शांति रक्षा की पहल करते रहते हैं। आज के दिन हमारा फोकस यूएन के पीस कीपिंग फोर्स पर रहेगा। पीस कीपिंग फोर्स का पहला उदाहरण 1930 के दशक में सामने आता है। तब लीग ऑफ नेशंस ने सार बेसिन का झगड़ा सुलझाने के लिए सेना उतारी थी। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया, उसे सेना रखने का अधिकार छीन लिया गया। प्राकृतिक संसाधनों से भरे पूरे कई इलाकों को जर्मनी से छीन लिया गया। ऐसा ही एक इलाका सार बेसिन का था। इस बेसिन में कोयले की खूब सारी खानें थीं। इसका कंट्रोल फ्रांस को दे दिया गया। 15 सालों तक ये सार बेसिन पर लीग ऑफ नेशन का राज रहा। 1934 तक जर्मनी में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आ चुका था। हिटलर के नाज़ीवाद का फोकस जर्मनी के गौरव को लौटाने पर था। सार बेसिन का इलाका भी इसी गौरव का हिस्सा था, इसलिए मांग चली कि वहां जनमत संग्रह कराया जाए।
कम्युनिस्ट और हिटलर विरोधी इसके खिलाफ थे। वे सोच रहे थे कि जब तक नाजी पार्टी सत्ता में है यथास्थिति बरकरार रहे, लेकिन हिटलर अपनी मांग पर अड़ा रहा। लीग ऑफ नेशंस की बात माननी पड़ी, मगर वोटिंग के दौरान हिंसा का खतरा था। इसको रोकने के लिए एक न्यूट्रल फोर्स की जरूरत महसूस हुई। दिसंबर 1934 में लीग में इसको लेकर लाया गया प्रस्ताव पास कर दिया गया। फिर ब्रिटेन, इटली, स्वीडन और नीदरलैंड ने मिलकर एक जॉइंट सेना बनाई। इसमें 3300 सैनिक थे। इन्हें हिदायत दी गई कि पेट्रोलिंग के अलावा किसी और काम में शामिल ना हो। कहा गया कि इमरजेंसी सिचुएशन के अलावा किसी भी हालत में रिस्पॉन्ड ना करें। उनकी निगरानी में 13 जनवरी 1945 को जनमत संग्रह कराया गया। इसमें 90% लोगों ने जर्मनी का साथ चुना। इस दौरान हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई थी। इसलिए पीस कीपिंग के पहले एक्सपेरिमेंट को सफल माना गया। ये प्रयोग आगे चलकर एक बड़ी इमारत की नींव रखने वाला था। फिर आया साल 1945। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था। लीग ऑफ नेशंस की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे थे। विजेता देश एक नए संगठन की बुनियाद रख रहे थे, एक ऐसा संगठन जिसमें दुनिया के अधिकतर देश शामिल हों और जो उन देशों के बीच सामंजस्य बिठाकर रखें। ऐसा इसलिए ताकि विश्व युद्ध जैसी विभीषिका को दोहराने से बचा जा सके। इस तरह अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व में आया। यूएन को सारी समस्याओं का हल माना जा रहा था, लेकिन दुनिया इतनी भी उदार नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई। सोवियत संघ और अमेरिका में तकरार शुरू हो चुकी थी। कोल्ड वॉर का चैप्टर खुल चुका था। इसी समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देश औपनिवेशिक शासन से आजाद हो रहे थे। इस नए निर्माण में विध्वंस भी शामिल था। देशों की आजादी के लिए सीमाई विवादों का दायरा बढ़ रहा था। मसलन 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी हासिल हुई, साथ में बंटवारे का दंश भी। भारत के दो हिस्से हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की नीयत में खोट थी। उसने अपने सैनिकों को कबीलाई लड़ाकों के भेस में जम्मू कश्मीर में उतार दिया। भारत ने उसका जवाब दिया। दूसरा बड़ा घटनाक्रम मिडिल ईस्ट में घटा। मई 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। स्थापना के एक दिन बाद ही अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। उस समय यूएन ने कश्मीर और फिलिस्तीन में ऑब्जर्वर्स की एक टीम भेजी। ये औपचारिक तौर पर पीस कीपिंग फोर्स नहीं थी। इनका काम दोनों पक्षों में समझौता होने तक बफर जोन क्रिएट करने और शांति समझौते पर नजर रखना था। यह अलग बात है कि दोनों समस्याएं आज तक बरकरार हैं। जहाँ तक यूएन चार्टर की बात है, इसमें पीस कीपिंग फोर्स जैसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं था। इसकी ज़रूरत वक्त के साथ पड़ी और आगे बढ़ती ही गई। फिर आया साल 1956। इजिप्ट में स्वेज संकट आया। पहले इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। इसके जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर इजिप्ट पर हमला कर दिया। इन तीनों ने अमेरिका को इस हमले के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी थी। अमेरिका इससे खासा नाराज था। उसने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। उधर सोवियत संघ परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा था। इस स्थिति में मामला यूएन पहुंचा। यूएन ने ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल की सेनाओं को बाहर निकलने के लिए कहा। तब पहली बार पीस कीपिंग फोर्स की औपचारिक स्थापना हुई। उनकी निगरानी में विदेशी सेनाएं इजिप्ट से बाहर निकलीं। तब से अब तक यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को 70 से अधिक बार तैनात किया जा चुका है। यूएन ने डीआर कॉन्गो, सिनाई पेनिनसुला कॉन्फ्लिक्ट, रवांडा, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, कोरियन वॉर जैसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों में अपनी शांति रक्षक सेना भेजी है। कई बार वो शांति स्थापित करने में सफल भी हुए हैं, कई बार उन्हें असफलता का सामना भी करना पड़ा है। यूएन पीस कीपिंग 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। जितने भी पक्ष विवाद का हिस्सा हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। निष्पक्षता, पीस कीपिंग फोर्स किसी भी धड़े के हित में काम नहीं करेगी। आत्मरक्षा या तय मानदंडों की सुरक्षा के अलावा किसी भी स्थिति में बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पीस कीपिंग फोर्स पर नियंत्रण किसका होता है? इसका कंट्रोल यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। सिक्योरिटी काउंसिल ही किसी इलाके में पीस कीपिंग फोर्स भेजने का फैसला लेती है। हालांकि फंडिंग यूएन के सभी सदस्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्यों की जिम्मेदारी अधिक है, इसलिए फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा वही देते हैं। पीस कीपिंग फोर्स के लोग कहां से आते हैं, अब आपको ये भी बताएंगे। यूएन की अपनी कोई सेना नहीं है, वो किसी को रिक्रूट नहीं करता। पीस कीपिंग फोर्स के सैनिक सदस्य देशों की तरफ से आते हैं। उनको रिक्रूट करने या प्रशिक्षण देने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित देशों की है। फिलहाल पीस कीपिंग मिशन में सबसे अधिक सैनिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के हैं। ऐसा नहीं है कि पीस कीपिंग फोर्स में सिर्फ सैनिक ही होते हैं, इसमें मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और आम नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। जहां तक पैसे की बात है, इसमें पहले नंबर पर अमेरिका का नाम आता है। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग फोर्स को 1988 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अभी तक 120 देशों के 3000 से अधिक पीस कीपर्स अपना बलिदान
दे चुके हैं। आज के दिन हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं? इसकी वजह है DR कांगो में हो रही हिंसा। यहाँ UN के खिलाफ हो रहा विरोध हिंसा में बदल गया। 25 जुलाई को गोमा शहर में भीड़ ने पीस कीपिंग मिशन के हेडक्वार्टर और दूसरी इमारतों में तोड़फोड़ की। मामला इतना हिंसक हो गया कि लोगों को हेडक्वार्टर से एयरलिफ्ट करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के हाथों से बंदूक छीनकर गोलीबारी भी की। इसमें अभी तक 3 पीस कीपर्स के मारे जाने की खबर है। इनमें से 2 भारतीय सैनिक थे। DR कांगो में UN के पीस कीपिंग मिशन को मोनस्को के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जुलाई 2010 में की गई थी। इन्हें जातीय नरसंहार और हिंसा रोकने की जिम्मेदारी मिली थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पीस कीपिंग फोर्स ऐसा करने में असफल रही है। वे उन्हें कांगो से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल DR कांगो में 16,000 से अधिक पीस कीपर्स तैनात हैं। आने वाले दिनों में हिंसा के और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम उन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब आती है सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी चीन के वुहान से है। वुहान में कोरोना के 4 नए मामले पकड़ में आए हैं, जिसके बाद वहां एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वुहान प्रांत में जियांगसिया नाम का जिला पड़ता है। इसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। 4 केस आने के बाद अधिकारियों ने जिले में 3 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान मेट्रो और बस सेवाएं बंद रहेंगी। साथ ही बड़े आयोजनों, रेस्टोरेंट में भोजन करने, सार्वजनिक मनोरंजन की जगहों पर भी ताला रहेगा। लॉकडाउन के दौरान लोग जिले की सीमा से बाहर नहीं जा सकेंगे और ना ही कोई अंदर से बाहर आ पाएगा। चीन ने कोरोना को लेकर काफी कड़ी पॉलिसी अपनाई हुई है। चीन में इस वक्त 1000 से ज्यादा सामूहिक लॉकडाउन लगे हुए हैं। अब ये सामूहिक लॉकडाउन क्या होता है? जब चीन में कोई कोविड केस निकलता है तो उसके आस पड़ोस के लोगों को भी जबरन लॉक कर दिया जाता है। उन्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो वे लोग अपने अपने घरों में बंद रहें या तो उस इलाके के सभी लोगों को एक साथ क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाता है। ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। सिर्फ 4 केस मिलने पर 10 लाख की आबादी वाले शहर को लॉक कर दिया गया है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी श्रीलंका से है। अपडेट है कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्सा वापस अपने देश लौट सकते हैं। कैबिनेट के प्रवक्ता बंडुला गुडवर्धने ने इस बारे में जानकारी दी है। गोटबाया राजपक्सा 13 जुलाई को देश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच चुपके से देश छोड़कर भाग गए थे। वो पहले तो मालदीव्स गए, लेकिन वहां उनका विरोध होने लगा। इसके बाद राजपक्सा अपनी पत्नी के साथ सिंगापुर के लिए रवाना हो गए थे। तब से वो सिंगापुर में ही रह रहे थे। आमतौर पर श्रीलंकाई नागरिकों को 30 दिन का वीजा जारी किया जाता है। हालांकि मीडिया में अटकलें लगाई जाती रही हैं कि राजपक्सा को कम समय के लिए परमिट जारी किया गया था। साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में गुडवर्धने ने बताया कि राजपक्सा छिपे नहीं हैं और उनके सिंगापुर से लौटने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं मानते कि राजपक्सा देश छोड़कर भाग गए हैं और छिपे हुए हैं। अब ये जानकारी नहीं है कि राजपक्सा की वापसी कब और कैसे होगी। एक सरकारी अधिकारी ने यह भी कहा कि राजपक्सा जल्द से जल्द स्वदेश लौटना चाहते हैं और वो कोलंबो के अपने निजी घर में रहेंगे। दुनिया की बाकी हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।